सर एक डाउट था। कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का? हाँ सर वो पूछ दे। डाउट नेक्स्ट लेक्चर करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर आपने सबके डाउट रहे। आपने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था ना? लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था। अच्छा, होमवर्क में से है क्या डाउट? कौन सा था बोलो, कौन सा था बोलो तो जरा। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का B1। आराम से, एक मिनट, आप ट्रिग्नोमेट्री का बोल रहे हो सर? एक मिनट, जो उस पे ट्रिग्नोमेट्री पे जाना पड़ेगा। एक मिनट हाँ सर। हाँ ठीक है ना, एक काम करते हैं, अभी ना फ्रेश टॉपिक चला लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के डाउट है तो अगले लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सबके एक साथ डाउट ले लेंगे। चलेगा आज सर। वैसे ओके सर। प्रेजेंट भी कम लग रहा है। आज प्रेजेंट भी कम लग रहा है, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर डाउट करेंगे। जब तक सॉल्व करते रहो, जो जो डाउट है उस पर मार्क कर लो। एक्सरसाइज बोला तो था, एक्सरसाइज 1 कंपलसरी है, सारे पार्ट, एक्सरसाइज 1 के सारे पार्ट। फिर एक्सरसाइज 3 उसका पार्ट 2 कंपलसरी। सर आपने एक्सरसाइज 1 इतना का तो, सिर्फ सेक्शन E तक बोला था। बाकी फिर आपकी श्रद्धा, जैसे सर चाहो धीरे धीरे आराम से लगे रहो। पर पहले तो ये एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 ये कंपलसरी है, जरूरी है, कम से कम इतना तो हो ही जाना चाहिए, तो बाकी आगे बढ़ाएंगे। हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला टॉपिक, तो वो पढ़ के छोड़ दो, वो ड्रॉप कर दो। बीएसडी सर नहीं बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, तो इस बार थोड़ा सा वही तक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री इस साल का तो वहां खत्म। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और ले जाओ, एक क्वेश्चन और ले जाओ भाई। cos A plus cos B इक्वल टू x, cos 2A plus cos 2B इक्वल टू y, cos 3A plus cos 3B equal to z, then which one of the following is true? Which one is or are true? Which one is true भी हो सकता है, which one are true भी हो सकता है, मतलब one or more correct, one option correct may be और more options correct भी हो सकते हैं। ये है। अच्छा इस पे अभी दिमाग नहीं लगाना है, होमवर्क के लिए ले जाओ, अभी दिमाग नहीं लगाना है इसके ऊपर, अभी सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करते हैं।
इस तरफ आ जाओ, ये हमेशा ऐसे चलता ही रहेगा। मैं लेफ्टी हूँ तो थोड़ा इसकी आदत इधर ही है मुझे। चलो देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब एकदम बेसिक जो मॉड्यूल में दिया गया है डेफिनेशन, सीक्वेंस किसे कहा जाएगा, सीक्वेंस किसे बोला जाएगा। तो सिंपल सी लाइन है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural numbers। सर ये ट्रिग्नोमेट्री Sequence- चल रहा है। ये पढ़ो तो जरा। अच्छा, ये विजिबल है, मेरी नया चैप्टर है। क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ये ये नया होमवर्क दिया है, chapter- होमवर्क। ये होमवर्क दिया है, ये नया चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके सर। हाँ, ये नया चैप्टर आज स्टार्ट कर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन is set of natural numbers। Domain is set of natural numbers। सीक्वेंस क्या होगा? एक फंक्शन होगा, और फंक्शन के लिए डोमेन वो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हो गया लिख के? अब देखो, वो जो सीक्वेंस वाला फंक्शन है, सीक्वेंस वाला फंक्शन है, वो इस तरह से लिख सकते हो, f(1), f(2), f(3) एंड सो ऑन। तो 1, 2, 3 इज द डोमेन। ये डोमेन वाले नंबर है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर है। जीरो अलाउड नहीं होगा, जीरो अलाउड नहीं होगा। कई बार ये गड़बड़ हो जाती है कि जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, पर जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, नेचुरल नंबर लेना है तो 1 से स्टार्ट करना है, याद रखिएगा। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, तो ये रहा फंक्शन f। इसमें डोमेन क्या लगेगा? नेचुरल नंबर। तो 1 लग सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड। अच्छा, तो हर बार इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसको लिखने के लिए टर्म टी, टर्म टी, ये सिंबल फॉलो करना है। फंक्शन f ऐसे भी लिख सकते हो, या तो टर्म टी, ये सिंबल फॉलो करना है। तो लिख लो टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड सो ऑन। ऐसे रहेगा सीक्वेंस। और इतना भी नहीं लिखना है मुझे, इसका जनरल फॉर्म ऐसे लिखेंगे, टर्म नंबर n। तो अगर टर्म नंबर n हमें पता है, तो n का वैल्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 उठा के एक एक सब्स्टिट्यूट करके एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके ये पूरा सीक्वेंस आप बना सकते हैं। बस इतना ही पता है, तो n का अलग अलग वैल्यू लिखते जाओ, एक एक टर्म मिलते जाएंगे। n का वैल्यू 1 लिखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 2 लिखेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म tn। आगे लिखो। वैसे लिखने वाली कोई बात है नहीं, पर ठीक है, मॉड्यूल में दे रखा है। रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस
sequence whose range is a subset of R. Sequence whose range is subset of R. Belongs to R लिख सकते हो, subset of R ऐसे लिखा जाता है. रेंज मतलब मिलने वाला फाइनल आंसर. या देख लो, तो सीक्वेंस में अगर नेचुरल नंबर n एक एक सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर जो मिलते रहेंगे वो कहलाएगा रेंज. और वो रेंज हमेशा बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर रहा तो वो रियल सीक्वेंस है. और अगर रेंज में कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि जो रियल नंबर है ही नहीं तो फिर वो सीक्वेंस भी रियल नंबर नहीं है. एटलीस्ट वन, एक नंबर भी मिल गया तो खत्म कहानी. एक नंबर भी, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, कोई एक टर्म भी अगर रियल नहीं है तो फिर पूरा सीक्वेंस रियल नहीं. सारे टर्म अगर रियल है तो फिर सीक्वेंस रियल है. दो टाइप लिख लो, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. अब बोलने की जरूरत नहीं. फाइनाइट मतलब ये टिक 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 टर्म 10 तक खत्म हो गया. T1, T2, T3 या आगे टर्म 10 में खत्म हो गया. बस 10 ही टर्म है. ऐसा सीक्वेंस जिसमें 10 टर्म है तो 10 है मतलब फाइनाइट है, काउंटेबल. और इनफाइनाइट मतलब बस वो टिक 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 कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा. तो इनफाइनाइट सिंपल सी चीज है. अच्छा, आगे लिख लो सीरीज. ये तो रहा सीक्वेंस के बारे में. अब लिखते हैं सीरीज. सीरीज देखो, ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस we get series. We get series. तो सपोज किसी सीक्वेंस के टर्म्स है A1, A2, A3, A4, A5, किसी सीक्वेंस के टर्म्स है. अगर इनको ऐड कर दिया जाए, तो ये जो कुछ नजर आ रहा है सामने इसको कहा जाएगा सीक्वेंस. या तो फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. फिर A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5, कुछ भी, एक आध टर्म प्लस, एक आध टर्म माइनस, अल्टरनेट टर्म, ये वो. पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सीक्वेंस नोन एज सीरीज. एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस. टर्म्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तब वो सीक्वेंस कहलाएगा. लिख लो फिर क्वेश्चन. फाइंड द सीक्वेंस
find a sequence whose nth term is पहला क्वेश्चन लिखो 2n/n और दूसरा रहेगा 3 + -1n/n इस तरह अपॉन 3n ये रहेगा। अब इसके लिए हमें सीक्वेंस लिखना है। तो पहले वाले के लिए ये टर्म नंबर n है, nth टर्म है, तो टर्म नंबर n, तो 2n/n। सीक्वेंस लिखना है मतलब उसके टर्म पता करने हैं, टर्म्स फाइंड करने हैं। तो टर्म 1 हो सकता है, टर्म 2 हो सकता है। n का वैल्यू नेचुरल नंबर है, सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट करना है। तो n का वैल्यू 1 लिखेंगे तो टर्म 1 2/1, n का वैल्यू 2 लिखेंगे तो टर्म 2 2/2। अच्छा, फाइनल आंसर n का वैल्यू 3 लिखेंगे तो टर्म 3 2/3/3 8/3। n के लिए t4 2/4/4 तो 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, धोते जाओ। तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? पहला टर्म कॉमा, दूसरा टर्म कॉमा, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। छोड़ दो, सेकंड बना सकते हो, सेकंड के लिए भी बना लीजिए। सेकंड के लिए भी ढूंढ लीजिए। ये रहेगा tn। तो यहाँ n का वैल्यू अगर 1 लिखे तो टर्म 1 मिलेगा, 3 + -1/1/3/1। फाइनल आंसर 2/3। फिर n = 2, तो टर्म 2 3 + -1 के लिए स्क्वायर 3/2 4/9। n = 3, टर्म 3 3 + -1³ तो 2/27 एंड सो ऑन चलता रहेगा। बस सीक्वेंस को लिख लो, 2/3, 4/9, 2/27 एंड सो ऑन। हो गया सेकंड वाला। अच्छा, ये टर्म्स लिखने का एक और तरीका है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, पता चलेगा। राइट फर्स्ट 3 टर्म of the sequence defined by और फिर ये लिखो a1 = 2, a of n + 1 and is equal to 2an + 3 upon an + 2।
तो ये एक और तरीका है सीक्वेंस को लिखने का। अब फर्स्ट टर्म तो पता है, फर्स्ट टर्म तो पता है, फिर सेकंड से आगे फाइंड करना होगा। तो यहाँ सेकंड मतलब A2 मिलना चाहिए। A2 कब मिलेगा? तो पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 2, 2 A1 प्लस 3 अपॉन A1 प्लस 2। अब A1 का वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो 2 टू 4, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 2 4, तो A2 बन गया। अब इस पे डिपेंड करेगा A3, तो मतलब यहां अगर कैलकुलेशन गड़बड़ा गया तो आगे सारे नंबर गलत ही बनते जाएंगे। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, यहाँ n का वैल्यू अगर 2 लिखेंगे तो टर्म नंबर 3 A3 बन जाएगा, वो रहेगा 2A2 प्लस 3 अपॉन A2 प्लस 2। अच्छा अब A2 का वैल्यू रिप्लेस करते हैं। A2 का वैल्यू 2A2 तो 7/2 आ जाएगा, प्लस 3 अपॉन A2 तो 7/4 प्लस 2। अब बना लीजिए और क्या, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 12 26, यहाँ 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पहला टर्म रहेगा 2, दूसरा टर्म रहेगा 7/4, तीसरा टर्म रहेगा 26/15 एंड सो चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा? अप टू n टर्म, ये n टर्म दे रखा है, n प्लस 1 टर्म इसी फॉर्मूला से, तो आगे भी बढ़ेगा। तो लिखने का ये भी एक तरीका है, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन बनाइए। ऐसा ही कुछ जुगाड़ है उसमें, देखो तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1। तो कॉमा बनाइए, आगे लिखिए AN इज इक्वल टू A ऑफ n-1 प्लस A ऑफ n-2। फिर से कॉमा बनाइए, n शुड बी ग्रेटर देन 2, n शुड बी ग्रेटर देन 2। फाइंड an plus 1 upon an for n is equal to 5। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस लिखने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट टर्म भी 1 रहेगा, सेकंड टर्म भी 1 रहेगा। जी ये हम ट्राई कर लेंगे। हाँ जी कर लीजिए कर लीजिए। पर इसलिए आगे बढ़ रहा था कि कुछ और एक्स्ट्रा थिंग्स कुछ बतानी है इसलिए। करेक्ट।
अब मैं मदद करता हूं, देखो जरा ध्यान से। टर्म नंबर n कहाँ होगा? टर्म नंबर n सपोज यहां पे है ए एन। अब उसका प्रीवियस टर्म कैसे लिखोगे? उसका प्रीवियस टर्म ए ऑफ n माइनस वन। अच्छा, इसका भी प्रीवियस टर्म कैसे होगा? ए ऑफ n माइनस टू। और डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए। मतलब ए एन अगर फाइंड करना है, ए एन अगर फाइंड करना है तो उसके प्रीवियस दोनों टर्म्स को ऐड करना होगा। प्रीवियस लिखे दोनों टर्म्स को ऐड करके नया टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म मैं जानता हूं, पहला टर्म मैं जानता हूं 1। दूसरा भी टर्म मैं जानता हूं, वो भी है 1। a1 a2 दोनों 1 है। अब अगला टर्म मुझे फाइंड करना है, तो अगला टर्म मतलब ए एन। वो कैसे फाइंड करेंगे? पिछले दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, पिछले इससे पहले वाले दोनों को ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। तो 1 + 1 2। और अगला टर्म चाहिए, तो 2 + 1 पहले वाले दोनों को ऐड करना है, इससे पहले वाले दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। सही है क्या जी? 34 + 21 55 एंड टिक 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 चलता रहेगा। लिखो, this spatial sequence is known as Fibonacci sequence। फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है वो भी बता देंगे। अभी हाल फिलहाल तो आगे बढ़िए। अब हमें पूछा गया फॉर n इज इक्वल टू 5, फॉर n इज इक्वल टू 5, तो इसमें n का वैल्यू 5 लिख ले तो क्या बनेगा? a ऑफ 5 + 1 दैट इज 6, और a ऑफ 5 मतलब 6th टर्म डिवाइड बाय 5th टर्म करना है। तो 6th टर्म काउंट कर लो, a1 a2 a3 a4 a5 a6, और फिर 5th टर्म ये दोनों, 8/5। हो गया लिख के? चलो अगला हेडिंग लगा लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
लिख लो एपी, शॉर्टकट उसका कैपिटल ए कैपिटल पी। एपी इज अ सीक्वेंस whose successive term obtained by adding number d into previous term। सिंपल सी चीज है, देख लो। फर्स्ट टर्म नंबर 1 वो रहेगा लेट इट बी ए। अब सेकंड टर्म मुझे चाहिए, अभी लिखा हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है ये, तो सक्सेसिव टर्म अगला टर्म कैसे मिलेगा हमें? प्रीवियस टर्म में डी को ऐड कर लिया जाए। तो इस प्रीवियस टर्म में डी को ऐड कर लिया। सर डी क्या होता है? अरे डी एक कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होगा, तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल, रैशनल, कुछ भी हो सकता है, इरैशनल। डी एक कांस्टेंट नंबर है। अब अगला टर्म नंबर 3, तो क्या होगा? ए प्लस 2डी। अगला टर्म ए प्लस 3डी एंड सो ऑन सो फोर्थ, चलता ही रहेगा। तो बीच में से किसी ने पूछ लिया भाई सर एन से टर्म बता दीजिए, क्योंकि टीएन को इंपॉर्टेंस है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट। जैसे लेक्चर शुरू हुआ तो हमने देखा था सीक्वेंस को टीएन से डिफाइन किया है। एन का वैल्यू रिप्लेस कर दो तो अलग अलग नंबर मिलते रहे, तो टीएन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां से टीएन वो लिख लेते हैं। टीएन कैसे लिखेंगे? पहला टर्म तो डी कितना है? 0। दूसरा टर्म तो डी कितना है? 1। तीसरा टर्म तो डी कितना है? 2। फोर्थ टर्म हाउ मेनी डी आर देयर? 3। तो जितना नंबर का टर्म है उससे एक कम डी वो बन रहा है, तो ये एन नंबर का टर्म है, तो डी कितने रहेंगे? n-1। ठीक है। अब सब में ए तो लगा हुआ है, तो इसमें भी लग जाएगा, तो बन गया फॉर्मूला। लिख लो फॉर एन एपी Tn is equal to a plus n-1 into d। टर्म नंबर n इक्वल टू a plus n-1 into d। हो गया, लिख लीजिए nth टर्म ऑफ एन एपी। अब यहां डिफरेंस d को कैसे लिखूं? तो अलग अलग तरीके है। T2 माइनस T1 कर दो तो भी डिफरेंस d आ जाएगा, या तो फिर आपको T3 माइनस T2 ये लिखना पड़ेगा। तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को सिलेक्ट कर लो, उसमें नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कोई भी दो सक्सेसिव सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, बन जाएगा जी। तो ऐसे कई सारे लिख सकते हैं, पर स्टैंडर्ड पैटर्न। तो मैं एक काम करता हूं भाई, ये रहा Tn और इससे पहले वाला क्या होगा? T ऑफ n-1। तो टर्म नंबर n-1 होगा। इन दोनों को उठा लेता हूं, तो डिफरेंस d कैसे बनेगा? टर्म नंबर n नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म
टर्म नंबर n-1। अब जनरली nth टर्म यही यूज होगा, पर जो अप्रैल फुल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से शुरू किया जाए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये nth टर्म। अच्छा, अब अप्रैल फुल में कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से, मतलब अगर ये पहला मान लिया जाए तो दूसरा, तीसरा, तो d माइनस होता जाएगा, d माइनस होता जाएगा, यहां d ऐड होता जा रहा था, आगे d माइनस होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, nth टर्म को डिफाइन करने के लिए पहले फर्स्ट टर्म तो लिखना होता है, फर्स्ट टर्म लिखना होता है, और फिर d कितने आएंगे वो काउंट करना होता है। तो वैसे ही फिर टर्म नंबर n, अब मैं डैश लगा लेता हूं उससे, और इसमें क्या लिखेंगे, tn, टर्म नंबर n फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से अगर काउंटिंग शुरू कर दिया, लास्ट से अगर काउंटिंग शुरू कर दिया, तो अब ये टर्म तो कैसे लिखा जाए, देखो कोशिश करो। पहला टर्म तो लिखना है, या ये जैसे ये a लिखा था वैसे आएगा, और फिर आगे डिफरेंस b जो था यहां प्लस किया गया है, वो माइनस करना होगा। लगा लीजिए, कोशिश कर लीजिए, क्या होगा देखिए, बताइए मुझे। लास्ट टर्म की जरूरत पड़ी, हाँ सिंपल सी चीज है, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म की स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, तो फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लास्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, तो एल लिख लो। एल मतलब क्या, यही तो होगा a प्लस एन, या तो इसको लिख लो, क्या फर्क पड़ता है सर, फिर इसी को लिख लेते हैं ना। अरे नहीं, इसको लिखेंगे ना, देखो बताता हूँ, ये एल आ गया लास्ट टर्म, फिर इधर d ऐड करते जाना था, इसलिए प्लस लिखा था मैंने, और अब d को सब्ट्रैक्ट करते जाना है तो माइनस लिख लूंगा। अच्छा, अब पहला टर्म तो 0d, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म से एक कम, तो d का मामला वही सेट रहेगा, n-1 इंटू d। अब अगर लास्ट टर्म आप ये लिख लोगे तो n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी कैंसिल नहीं हो जाए, फिर a बचेगा। तो वही तो है फिर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, वही तो है सर। फिर लिखवाया क्यों आपने, अरे अप्रैल फुल क्वेश्चन आएगा बीच में, एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा अप्रैल फुल क्वेश्चन मॉडल में, तब जानबूझ के ऐसे फंसाया जाएगा आपको कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब वो फर्स्ट टर्म होता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ जुगाड़ करना होगा ना आपको, तो समझ जाना। अरे सर पर tn तो गिवन होगा, तो हम लोग आराम से, देखो ये लिखा है tn, ये लिखा है tn, अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा। अरे सर n का वैल्यू 1 लिख लो। हाँ भाई ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी सब कुछ जानते हो, पर जब वो अप्रैल फुल क्वेश्चन आएगा ना तब मैं याद दिलाऊंगा, देखो मैंने बताया था। क्वेश्चन आने दीजिए तो पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस, अभी फिलहाल लिख के रख लो। अच्छा हाँ, ये भी लिख लो, ये लिखो, nth टर्म फॉर एनी एपी, nth टर्म फॉर एनी एपी is linear in n, linear in n, लिख लो ये।
constant. A and B both are the constant. Linear straight line. Ax plus b, y is equal to ax plus b. सर इसमें बी क्या है? लिखो A, B belongs to R, both are constant. अच्छा, आप ये तो नहीं समझ रहे कि A मतलब फर्स्ट टर्म है, सर ने बताया इधर A लिखा हुआ है। अरे वो A और ये A दोनों अलग अलग है भाई। ये A मतलब फर्स्ट टर्म नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लो, क्योंकि सब लोग B पे जोर दे रहे हैं, मतलब ये समझ में आ गया आपको। तो A को आपने ये फर्स्ट टर्म ले लिया था, वो गलत है, फर्स्ट टर्म नहीं है वो। A and B both are constant, तो यहाँ कैपिटल लेटर्स में यूज कर लो। सर ये फिर से बताइए ना जरा, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। रुको, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो तो जरा। फाइंड nth term for इसके लिए n का टर्म लिखना है। तो अब देखो, फर्स्ट टर्म क्या है वो गिवन 5, वही होता है A। कॉमन डिफरेंस, सर ये क्या चीज है? अरे वही जो D लिखा था ना, D डिफरेंस, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। तो कोई भी दो को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस लिख देते हैं। क्या है डिफरेंस? 3 का है। सब में कांस्टेंट है क्या, देख लो एक बार, चेक करते रहना। यस A पता चल गया, D पता चल गया। टर्म नंबर n के लिए फॉर्मूला मुझे याद है, आप लोगों का पता नहीं, बस इसमें वैल्यूज लिख लो। तो टर्म नंबर n क्या आ जाएगा? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D, मतलब क्या होगा? 3 होगा। इसका जुगाड़ करो कुछ। 3 इंटू n, 3n, और ये -3 प्लस 5, 5 माइनस 3, तो ये 2 आ जाएगा। सर A क्या है? कांस्टेंट है। सर B क्या है? कांस्टेंट है। बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोथ आर कांस्टेंट। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको और डिटेल इलैबोरेट करना है। देखो जरा ध्यान से, एज द कोएफिशिएंट ऑफ n क्या मिला आपको? एज अ कोएफिशिएंट ऑफ n क्या मिला आपको? 3 मतलब d, 3 मतलब क्या होगा? d। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ n होता है वही होता है d। तो यहां लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n that is a equal to common difference। बिल्कुल वही लिखना है। ये चीज समझ गए ना? n का कोएफिशिएंट हमेशा d मिलता रहेगा। नहीं सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखो ध्यान से देखना, ये वाला tn है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले tn को सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? देखो तो d इंटू n, dn आ गया dn। तो n का कोएफिशिएंट हमेशा d बनता रहेगा। अच्छा, इधर क्या होगा? माइनस d और ये प्लस, तो a माइनस d आ जाएगा। तो हमेशा कांस्टेंट टर्म a माइनस d रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म आपको पता चल गई, मतलब a माइनस d पता चल गया, फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंस। तो यहां से लिख लो, कांस्टेंट
b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस, ऐसा लिख लो a माइनस b। अरे सर इतना क्यों लिखवा दिया आपने? n का वैल्यू 1 लिख लो, सीधा सीधा पहला टर्म मिल जाएगा। अरे हाँ, n का वैल्यू 1 लिखा तो पहला टर्म मिलेगा, मतलब इन दोनों का एडिशन a प्लस बी होगा ना। a प्लस बी पहला टर्म क्या होगा? n का वैल्यू 1 लिख लो, तो यहाँ अगर 1 आ जाएगा तो क्या होगा? a प्लस बी होगा। a प्लस बी मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कोशिश करो, तो d तो कटेगा। ये एक a माइनस डी है, दूसरा d है, तो d तो कट जाएगा, क्या बचेगा? a पहला टर्म वही तो है। सर फिर इतना क्यों लिखवाया? क्वेश्चन आएगा, अप्रैल फुल क्वेश्चन आएगा, बीच में है, छुपे हुए हैं सब कुछ, तब आज याद आ जाएगा आपको ये। अच्छा ये लीनियर n का कोई पावर नहीं है, स्क्वायर क्यूब कोई पावर नहीं, ओनली 1 पावर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा तो बता दूंगा, वैसे आपको पीछे 8 9 कहीं ना कहीं तो जानते ही होंगे। इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, इसलिए इसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे लिख लो। सम ऑफ n टर्म्स, sum of n terms of an AP, sum of n terms of an AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे गए कितने टर्म्स है मेरे पास? n टर्म्स आर देयर, और सबका मुझे सम करना है, सबका मुझे सम करना है। अरे मतलब वो सीरीज बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ये लिखा है a, फिर अगला टर्म है a प्लस डी, फिर अगला टर्म है a प्लस 2d, ऐसा करते 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 लास्ट टर्म बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लिखे हुए, इन सबका सम करना है, इन सबका सम करना है। तो टर्म्स आर एडेड, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर एडेड, सीक्वेंस के सारे टर्म्स ऐड कर दिए गए हैं। तो सीक्वेंस के टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये सीरीज बन जाएगा, तो ये सीरीज है भाई, और इस सीरीज का वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये क्या है? सम है, सम है, इसका सम है n टर्म, तो इसलिए Sn लिखा जाएगा, सम ऑफ n टर्म। अगर 5 टर्म का सम है तो सम ऑफ 5 टर्म्स S5, 10 टर्म्स का सम है तो सम ऑफ 10 S10। अभी हाल फिलहाल n टर्म्स का सम लिखा हुआ है। तो इसके लिए लिख लो सबसे पहले आसान तरीका n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, सबसे आसान तरीका n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब इसको सजाते हैं, फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस a 2a ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गई खत्म कहानी। सम ऑफ n टर्म्स बन गया फॉर्मूला।
अरे सर Tn का भी तो ऐसा ही कुछ था। अरे Tn का क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इधर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा Tn में बस इतना ही था, Sn में ये भी मल्टीप्लाई रहेगा n/2। याद रख लेना, लर्न करने हैं, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा नोट लिखो, if n is odd, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो लिख लो Sn इज इक्वल टू n इंटू टर्म नंबर n प्लस 1/2, ये भी होता है, दैट इज दिस इज एग्जैक्टली मिडल टर्म। टर्म नंबर n प्लस 1/2 एग्जैक्टली मिडल टर्म रहेगी, और उसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दो तो भी अपना काम हो जाएगा। अच्छा देखो जरा ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर सम ऑफ वन टर्म, n का वैल्यू 1 लिख ले, तो सम ऑफ वन टर्म, अरे भाई सम क्या पहला ही टर्म रहेगा फिर, तो सम ऑफ वन टर्म मतलब पहला ही टर्म रहेगा, इट इज इक्वल टू टर्म 1, तो सम 1 इक्वल टू टर्म 1, T1 इज इक्वल टू S1, S1 इज इक्वल टू T1। S2 क्या होगा, S2 सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2, S2 क्या होगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2। अच्छा अब जरा गौर से देखना, S2 माइनस S1 अगर मैं बना दूं तो क्या बचेगा, S2 में से S1 को अगर माइनस कर दूं तो इन दोनों में से T1 कट जाएगा, तो T1 कटेगा तो क्या बनेगा, टर्म 2, टर्म 2 बनेगा। तो इसको मैं जनरलाइज वे से लिख सकता हूं, जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो जरा ध्यान से, इस 2 को रिप्लेस कर दूंगा n से, तो टर्म नंबर n इक्वल टू 2 को इसको भी रिप्लेस कर दिया जाए n से, तो सम ऑफ n टर्म माइनस इसको रिप्लेस कर दिया जाए n-1 से, तो सम ऑफ n-1 टर्म। या तो यहां से भी समझ सकते हो, यहां से भी समझ सकते हो। देखो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, a प्लस n-2 इंटू डी, इससे पहले वाला टर्म, ठीक है। अब यहां से शुरू किए यहां तक, ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, सबका सम कर दिया जाए तो ये Sn आ जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक, बस यहां तक कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, तो इनका सम ऑफ n-1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, सम ऑफ n पूरे में से अगर इतने को काट दिया जाए, पूरे में से इतने को काट दिया जाए तो ये टर्म बचेगा, और ये क्या है, टर्म नंबर n। ये क्या है, टर्म नंबर n। तो यहां से ऐसा भी रिलेशन लिख सकते हो, s ऑफ n-1 प्लस Pn इज इक्वल टू Sn, इधर उधर करके हो जाएगा आगे। अच्छा जनरल टर्म r के फॉर्म में भी लिख सकते हो, टर्म नंबर r, सम ऑफ r टर्म माइनस सम ऑफ r-1 टर्म,
इसको भी खेलते हैं, देखो कैसे होगा। ध्यान से देखना, n/2 2a प्लस dn माइनस d मल्टीप्लाई कर दें तो ये dn इंटू n, तो d/2 इंटू n स्क्वायर आ जाएगा, d/2 इंटू n स्क्वायर। आगे प्लस 2a माइनस d अपॉन 2, 2a माइनस d अपॉन 2 इंटू n आ जाएगा। तो लिख लो Sn इज इक्वल टू सीधा यही लिखना, Sn इज इक्वल टू ये पहला वाला भी और ये दूसरा वाला भी। तो याद करो क्या है ये, क्वाड्रेटिक पावर 2 है ना, वेरिएबल n के लिए पावर क्या है 2 है, हाइयर पावर 2 है। टर्म नंबर n के लिए क्या था, n का हाइयर पावर 1 था, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन था। टर्म नंबर n हमेशा लीनियर रहेगा और सम ऑफ n टर्म्स हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा। क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो ना, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो ना, तो Sn इज इक्वल Yes, टू an स्क्वायर प्लस bn, क्वाड्रेटिक रहेगा ये। अच्छा फैक्टराइज भी कर सकते हो, फैक्टराइज भी तो कर सकते हो ना। an प्लस b इंटू n ऐसे होगा, या तो यहां से भी वही कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ये पता होना चाहिए कि Tn वो लीनियर टर्म रहेगा और Sn वो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा। अरे नहीं, वो ए बी वो डिफरेंट है, ए बी ये डिफरेंट है, ये सी डी लिख लो भाई लगे तो, ये सी और डी लिख लो, वो कांस्टेंट ये कांस्टेंट अलग अलग है ना। अच्छा हाँ इसमें भी लिखो तो जरा नीचे लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2। हो गया लिख के। अगला ये लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n इक्वल टू 2a माइनस d अपॉन 2, या तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको a माइनस d/2, तो देखो Tn में लिखो या Sn में लिखो, दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड करके फर्स्ट टर्म मिल जाता है। Tn में देखो या Sn में देखो, दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड करके फर्स्ट टर्म बन जाएगा। यहां इन दोनों को ऐड कर दे तो d/2 प्लस दिस, तो d/2 कटेगा, a बचेगा, फर्स्ट टर्म बनेगा। वैसे Tn में भी a और b मतलब वो कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ n Tn में उन दोनों को ऐड कर दो तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, इधर भी इन दोनों को ऐड कर दो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अच्छा और ये कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो d मिल जाएगा,
कोएफिशिएंट देखने से ही पता चल जाएगा कि डी क्या है इसका डबल कर दो तो डी मिल जाएगा। तो ए और डी पता चल गया तो तुरंत सीक्वेंस आप फटाफट लिख सकते हो। अच्छा, मॉड्यूल मिला है ना सबको कि नहीं? मिल चुका है ना? सीक्वेंस सीरीज का मॉड्यूल मिल चुका है सबको? गाइस, सीक्वेंस सीरीज का मॉड्यूल मिल चुका है क्या आपको भी? जागते रहो, सो गए? नो सर। सीक्वेंस सीरीज मॉड्यूल अवेलेबल इन सेंटर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आ जाओ। अरे ऑफलाइन बच्चे भी आए, या तो 1, 2, 2.5, 3.5, 4 4.5 बच्चे। सर वो आधा बच्चा, अरे मैं हूं ना आधा ही हूं। सीक्वेंस सीरीज का मॉड्यूल है, ले जाइए, मेरे लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि कुछ पढ़ने लायक चीजें पढ़ के जैसे अभी डेफिनेशन लिखो, सीक्वेंस किसको बोलना होता है तो पढ़ लो मॉड्यूल में, एक सिंगल सी लाइन है। अच्छा लिखो रिमार्क वो भी पढ़ने हैं, मॉड्यूल का पेज नंबर है 3, उसमें दे रखे हैं सारे के सारे, पर ठीक है थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला रिमार्क जो है वो बस पढ़ने वाला ही है, तो लिखना नहीं है, सुनते रहो, लिखना नहीं है, सुनते रहो। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, वो 0 भी हो सकते हैं, और कैन बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कैन बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैन बी रियल, कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्सो। सर ये चीज क्या है, आप बार बार सुना देते हो, पढ़ाते नहीं हो। अरे भाई बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनेगा, जल्दबाजी में कहाँ जाना है, आएगा, उसका नंबर भी आएगा। हाँ जी, आयोटा रहता है, आयोटा वाला ही मैटर है, पर बस सुन के रख लो। फर्स्ट टर्म 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। डिफरेंस वो भी 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो होने को तो क्या कुछ भी हो सकता है, वही तो है, लिखा हुआ है, लिख के दिया उन्होंने, कुछ भी हो सकता है। सेकंड रिमार्क, अच्छा ये लिखने लायक है, ये लिखने लायक है, देखो, if a comma b comma c, if a comma b comma c are in arithmetic progression, then अब देखो जरा ध्यान से, ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म इज ऑलवेज इक्वल, कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस बी को इस तरफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये रिलेशन समझ लो, twice the middle equal to first plus last, twice the middle equal to first plus last, twice the middle equal to first plus last। देख लो, कोई भी 3 टर्म्स अगर एपी में लिखे तो हमेशा पहला और तीसरा, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का एडिशन इज इक्वल टू
डबल ऑफ द मिडल होता है, डबल ऑफ द मिडल होता है। और यही कहानी होती है 3 टर्म सारी नेपी। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फाइंड ए बी सी आर इन, ए बी सी आर इन। तो ए बी सी किसमें है, किसमें है? तो अभी तो हाल फिलहाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पता है आपको, तो एपी में ही बोलना पड़ेगा। पर एपी होगा, बाद में जीपी पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर एचपी पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर एजीपी पढ़ेंगे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे बहुत से पी है अपने पास। तो कौन सा पी? एपी, जीपी, एचपी, कौन सा पी है? तो ये 3 नंबर्स आर इन एपी कब बोल सकते हो? जब ये देखने को मिल जाए फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू डबल ऑफ द मिडल। तो 100% ये तीनों टर्म एपी में है। अच्छा नीचे और लिखो इसके साथ, B is the arithmetic mean, B is arithmetic mean of 2 numbers A and C। A और C ये दोनों नंबर्स के लिए B को कहा जाएगा अरिथमेटिक मीन। अच्छा उसके लिए फॉर्मूला, ये क्या लिखा हुआ है ना भाई, यहां से बना लो, यहां से बना लो सीधा। क्या होगा? अरिथमेटिक मीन बी अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ऐसे जानते हो ये, तो यही से बना है वो फंडा। अच्छा ये तो रहा 3 टर्म का। अब अगला लिखो 4 टर्म का, ए बी सी डी आर इन एपी, ए बी सी डी आर इन एपी। क्या लिख सकते हो? भाई कॉम्प्लिकेशन में तो मुझे नहीं जाना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है, बस इतना ही मुझे पता है। कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। तो क्या लिखेंगे? b माइनस ए इक्वल टू d माइनस सी। क्यों मैं c माइनस बी नहीं लिख सकता? तो हर टर्म में रहेगा, 3 में 4 में 5। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भाई, सक्सेसिव का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, सक्सेसिव का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो b माइनस ए, c माइनस बी, d माइनस सी इक्वल। अब इसके लिए हम डिटेल इलैबोरेशन लिख चुके, इसलिए इस वाले को ड्रॉप करना है, इसलिए इस वाले को ड्रॉप करना है, वरना कई क्वेश्चंस में इसके साथ भी बनेगा। तो इसके साथ बनेगा तो यही बनेगा, और क्या बनेगा? कुछ नहीं। हाँ इन दोनों का मैटर भी याद रख लेना, इन दोनों का मैटर भी याद रख लेना, वो भी ऐसा ही बन सकता है। और फिर पहले वाले का और तीसरे वाले का, पहले वाले का और तीसरे वाले का, b माइनस ए इक्वल टू डी माइनस सी। अच्छा अब पॉजिटिव में लिख लो, तो b प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ए। तो मतलब कॉर्नर वालों का सम इक्वल टू बीच वालों का सम, कॉर्नर वालों का सम इक्वल टू बीच वालों का सम। तो ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। जिससे क्वेश्चन पकड़ में आ जाए उससे पकड़ लो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। रिमार्क्स लिख चुके हैं हम, 2 रिमार्क्स लिख चुके हैं, याद रखना, क्योंकि अगला लेक्चर शायद नेक्स्ट वीक ही आएगा सीधा। तो याद दिला देना लेक्चर जब स्टार्ट होगा, भाई सर हम रिमार्क लिख चुके थे, 2 रिमार्क हमने बना दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा वो लेक्चर कहाँ अपलोड करना होता है? यूट्यूब पे? अच्छा तो बड़े भैया